दोस्तों, कैसे अमेरिका की वजह से वेनेजुएला ने अपना 70 साल पुराना मॉडल अचानक बदल दिया है और वहीं यूरोप ने पाकिस्तान के लोगों पर सख्त कार्रवाई करना क्यों शुरू कर दिया है और आखिर 14 साल बाद पाकिस्तान बांग्लादेश डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से कैसे शुरू हो गई हैं। दोस्तों, आज की अपडेट्स बेहद इंपॉर्टेंट है जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पर शायद ही मिले, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश में अब सब कुछ बदल रहा है। जो देश कभी तेल पर राज्य के सख्त नियंत्रण के लिए जाना जाता था, आज वहीं देश विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल रहा है और इसी बदलाव ने वेनेजुएला की राजनीति और तेल की दिशा दोनों को हिला दिया है। दरअसल वेनेजुएला की नेशनल असेंबली ने तेल कानूनों में बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है। इन बदलावों के तहत अब विदेशी ऑयल कंपनियां सीधे प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स को चला सकेंगी। इससे देश की स्टेट रन कंपनी PDVSA की भूमिका काफी सीमित हो जाएगी और यहीं से इस फैसले की गंभीरता समझ आती है। नए कानून के तहत सरकार रॉयल्टीज और टैक्सेस भी कम कर सकती है। साथ ही कंपनियों और सरकार के बीच कानूनी विवाद अब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ना कि वेनेजुएला की अदालतों में। दोस्तों, ये बदलाव यूं ही नहीं आया, इसके पीछे है वेनेजुएला का हालिया राजनीतिक भूचाल। पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश की कमान उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के हाथ में आई और तभी से तेल नीति तेजी से बदली जा रही है। इस अंतरिम सरकार का सीधा मकसद है अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारना और तेल सेक्टर में विदेशी निवेश वापस लाना। इसी कड़ी में अमेरिका ने भी बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर लगाए गए कई प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे तेल के ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट और सेल का रास्ता फिर से खुल गया है। लेकिन इस फैसले पर देश के भीतर कड़ी प्रतिक्रिया भी है। पूर्व ऊर्जा मंत्री राफेल रमीरेज ने कहा है कि ये फैसला वेनेजुएला की 70 साल पुरानी नेशनल ऑयल पॉलिसी को एक झटके में खत्म कर देता है। उनके मुताबिक ये नेशनल सॉवरेनिटी से समझौता है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या वेनेजुएला का ये फैसला आर्थिक मजबूरी है या अमेरिकी दबाव का नतीजा? और क्या फॉरेन डोमिनेंस वाकई तेल सेक्टर को रिवाइव कर पाएगी? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आज भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर एक बार फिर बड़ा संकेत सामने आया है और ये संकेत सीधे यूरोप से आया है। यानी अब भारत की डिफेंस ताकत सिर्फ रणनीति नहीं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी बनती जा रही है। दरअसल 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐतिहासिक सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप साइन हुई। इस समझौते की जानकारी दी यूरोपियन कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट काजा कलस ने। यह समझौता 16वें इंडिया EU समिट के दौरान हुआ, जिसमें यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट दोनों भारत आए थे। खास बात यह रही कि EU की नेवल फोर्सेस पहली बार भारत के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई और यहीं से इस पार्टनरशिप की गंभीरता समझ आती है। इस समझौते के तहत मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म जैसे क्षेत्रों में सीधा सहयोग बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, मार्केट के लिए सबसे बड़ा संकेत यहां छुपा है। इस पार्टनरशिप के बाद भारतीय डिफेंस कंपनियों को EU के सेफ प्रोग्राम तक पहुंच मिल सकती है। यह प्रोग्राम करीब 150 बिलियन यूरो का डिफेंस फंड है। यानी अब भारतीय कंपनियां यूरोप की डिफेंस सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकती हैं और इसी वजह से डिफेंस स्टॉक्स फोकस में आ गए हैं। जिन कंपनियों पर सबसे ज्यादा नजर है उनमें शामिल हैं HAL, BEL और भारत डायनामिक्स। इन कंपनियों को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के नए मौके मिल सकते हैं। और यहीं पर एक और बड़ा फैक्टर जुड़ जाता है। भारत और EU के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर भी ऑफिशियल टॉक्स पूरी हो चुकी हैं। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है। मतलब एक तरफ डिफेंस पार्टनरशिप और दूसरी तरफ ट्रेड एग्रीमेंट, यानी इंडिया EU रिलेशनशिप अब नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। तो दोस्तों, अगर पूरी तस्वीर देखें तो साफ है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री अब सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं कर रही। अब यह सेक्टर ग्लोबल मार्केट्स, फॉरेन फंडिंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कहानी बनता जा रहा है और इसी वजह से डिफेंस स्टॉक्स एक बार फिर स्पॉटलाइट में हैं। अब सवाल आपसे, क्या इंडिया EU डिफेंस पैक्ट भारतीय डिफेंस स्टॉक्स के लिए लॉन्ग टर्म बूस्टर साबित होगा? और क्या भारत अब ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में स्थायी जगह बना पाएगा? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, पाकिस्तान की मुश्किलें अब सिर्फ उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहीं।
अब यूरोप ने खुलकर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया है और वजह है मानवाधिकारों पर एक और बड़ा सवाल। दरअसल पाकिस्तान में मानवाधिकार वकील ईमान मजारी हजीर और उनके पति हादी अली छट्टा को एक्स पर किए गए पोस्ट्स को लेकर दोषी ठहराया गया है। इन पर आरोप है कि उनकी पोस्ट्स जातीय विभाजन को बढ़ावा देती थीं और पाकिस्तानी सेना को आतंकवाद से जोड़ती थीं, और यहीं से मामला अंतर्राष्ट्रीय बन गया। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन अफेयर्स स्पोक्सपर्सन अनवार एल अनूनी ने इस सजा को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर सीधा हमला बताया है। ईयू का कहना है कि ये फैसला न सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी बल्कि लीगल प्रोफेशन की इंडिपेंडेंस को भी कमजोर करता है। लेकिन पाकिस्तान ने इस आलोचना को सीधे खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि ये मामला पाकिस्तान का इंटरनल इशू है। उनका दावा है कि पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है और आरोपियों के पास अपील का पूरा अधिकार है। दोस्तों, ये विवाद यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान को यूरोप से एक बड़ा आर्थिक फायदा भी मिलता है। ईयू की GSP+ ट्रेड स्कीम के तहत पाकिस्तान को अरबों डॉलर का ड्यूटी फ्री ट्रेड एक्सेस मिलता है, लेकिन इसकी शर्त है मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन। और यही वजह है कि इस तरह के मामलों पर ईयू पहले भी पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है। 2021 और 2023 में भी यूरोपीय संसद ने मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर कड़ी टिप्पणियां की थीं। अब अगर ईयू ने GSP+ की समीक्षा तेज की तो इसका सीधा असर पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कमजोर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या ईयू वाकई पाकिस्तान पर कोई सख्त कार्रवाई करेगा? और क्या मानवाधिकार का मुद्दा पाकिस्तान के लिए आर्थिक संकट और बढ़ा सकता है? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, दक्षिण एशिया की राजनीति में कभी-कभी खामोशी से बहुत बड़े बदलाव होते हैं, और आज ऐसा ही एक बदलाव हवा में उड़ता हुआ सामने आया है, क्योंकि 14 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश सीधे हवाई रास्ते से फिर जुड़ गए हैं। दरअसल बांग्लादेश की राष्ट्रीय एयरलाइन बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस ने ढाका से कराची के लिए पहली डायरेक्ट फ्लाइट उड़ान भरी है। ये फ्लाइट कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार रात लैंड हुई। खास बात ये रही कि इस फ्लाइट का वाटर कैनन सैल्यूट के साथ स्वागत किया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग के मुताबिक विमान की फ्लाइट BG341 शाम 8:15 बजे ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई और रात 11:03 बजे कराची पहुंची। फ्लाइट पूरी तरह पैक्ड थी, जो इस रूट को लेकर लोगों की भारी दिलचस्पी दिखाती है। कराची एयरपोर्ट पर सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी ने कहा कि यह कोऑपरेशन सिर्फ एविएशन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में दूसरे सेक्टर्स में भी बढ़ेगा। इसी बीच ढाका में भी इस उड़ान को हाई लेवल सेंड ऑफ मिला। बांग्लादेश के सिविल एविएशन एडवाइजर शेख बशीरुद्दीन और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इमरान हैदर खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस रूट का मकसद कनेक्टिविटी बढ़ाना, टूरिज्म को बूस्ट करना और पीपल टू पीपल कांटेक्ट मजबूत करना है, और यहीं से अगला कदम भी साफ हो जाता है। बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस आने वाले समय में फ्लाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और एयरफेयर कम करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, इस उड़ान के पीछे सिर्फ एविएशन नहीं बल्कि डिप्लोमेसी भी है। पिछले साल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की इंटरिम लीडरशिप के बीच एयर कनेक्टिविटी पर सीधी बातचीत हुई थी। इसके बाद डिप्टी PM इशाक दर के ढाका दौरे में डायरेक्ट फ्लाइट्स को तुरंत शुरू करने पर सहमति बनी। याद दिला दें कि 2012 में राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चिंताओं के चलते यह रूट बंद कर दिया गया था। अब 14 साल बाद इसका दोबारा खुलना रिश्तों में थौ का संकेत है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या पाकिस्तान बांग्लादेश डायरेक्ट फ्लाइट्स रिश्तों को वाकई नई दिशा देंगी? और क्या यह कदम ट्रेड और डिप्लोमेसी में आगे चलकर बड़ा बदलाव ला सकता है? आप क्या सोचते हैं? ये बदलाव आगे चलकर क्या रूप लेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।